नमस्ते। तो आज हम लोग जानेंगे कि इज़राइल और पैलेस्तीन के बीच में ये आईपीएल क्यों है, ये टेंशन क्यों है, यानी कि ये 2020 का मैच बना क्यों है, और इसके पीछे इंडिया के स्टैंड पॉइंट क्या है और क्यों ये टेंशन चल रहा है, और गाजा स्ट्रिप क्या है, कहाँ से बॉम्बिंग अटैक होता है, और जो हमास है उस हमास को कौन हेल्प करता है, इस सारे सवालों को हम थ्रू एक फ्लो की तरह एक यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे इंडिया का स्टैंड पॉइंट क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए उसको डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में ये टेंशन का सिचुएशन है, और ये सिचुएशन क्यों है इसको जानने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री जानना पड़ेगा। और ज़्यादातर हिस्ट्री आप लोग जानते ही हो, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अरब है, पहले जो अरब लोग थे, जो मुस्लिम एरिया था बहुत ज़्यादा था, और ये सारा का सारा पैलेस्तीन था, और इसराइल नाम का कोई देश नहीं था पहले। इसराइल नहीं था पहले, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि जीयूस जो था पहले वो 3%, लगभग 3% था। ये गजा स्ट्रिप में कुछ लोग थे, जेरूसलम में कुछ लोग थे, और यहाँ पर लोग थे, और ज़्यादातर जो यूरोप में इधर उधर कुछ लोग जो है नोमैडिक्स लोग, नोमैड की तरह रहते थे जीव्स, ठीक है। उनका कोई पर्टिकुलर ठिकाना नहीं था कि ये देश तुम्हारा है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान एज ए इस्लामिक कंट्री, ठीक है, और इंडिया सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर सब धर्म मिल के रहते हैं, और ऐसे ही इसराइल जो है वो ज्यूस कंट्री है, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो फिलिस्तीन लोग थे, जहाँ ज़्यादातर एक मैप ज़्यादातर फिलिस्तीन वालों के लिए था, और पहले जो है और 46 में था, ठीक है। फिलिस्तीन यहाँ पर ज़्यादातर एक फिलिस्तीन है, और ये लैंड जो है ज्यूस के लिए थोड़ा थोड़ा लैंड जो है जीवस के लिए था, और ज्यादातर जो डोमिनेट करता था वो पैलेस्तीन लोग भी यहाँ पर डोमिनेट करता था, ठीक है। और फिर यूएन ने एक प्लान दिया 1947 के बाद। तो इस प्लान के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसराइल नाम का जो एक राष्ट्र है, जो स्टेट है, 1948 में हुआ था, ठीक है। इसराइल नाम का एक देश एक बन के आया। तो यहाँ पर पैलेस्तीन है, यहाँ पर पैलेस्तीन है, यहाँ पर पैलेस्तीन है। ये मैप है 1947 का, ठीक है। फिर 1967 में एक वॉर हुआ था इसराइल और पैलेस्तीन, और इसराइल जीत गया, और मैक्सिमम प्लेस जो है इसने खा लिया, ठीक है। और अभी जो हालत है 2010 के दौरान, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पैलेस्तीन रह गया है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा है, ठीक है, लगभग खा लिया। और अभी इसराइल सोच रहा है कि ये जगह जो है वो अपने अंडर कर ले, और यहाँ पर एकदम प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर एक गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर हमास नाम के एक संस्था है, जो जिसे काफ़ी देशों ने एक आतंकवादी संस्था, एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन कहा है, और कुछ देशों ने कहा कि ये आतंकवादी संस्था नहीं है। तो ठीक है, तो इसीलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से ये यहाँ पर तेल अवीव में जो है अटैक होता है, रॉकेट से अटैक होता है इसराइल के। तो इस जगह पे ज़्यादातर टेंशन जो है इस जगह को लेके, तो इसराइल सोच रहा है कि इस जगह को ले ले, और यहाँ का जो फाइल है वो बंद कर दे। तो देखिए यहाँ पर जो पैलेस्टाइन का जो हालत है वो लगभग अभी जो करंट जो मैप है पैलेस्टाइन का, तो एज ए डिस्क्राइब स्विस चीज, जो चीज जो है थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर, ये ऐसा हालत हुआ है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकता है कि अभी जो पैलेस्टाइन का जो मैप है, तो पैलेस्तीन का जो मैप है उसको आप किस चीज से मतलब डिसेंबल किया जाता है, किस चीज के साथ, तो ये स्विच चीज के साथ डिसेंबल किया जाता है। थोड़ा थोड़ा देखिए यहाँ पर फलस्तीन टेरिटरीज है कुछ कुछ जगह पे एरिया, और कुछ कुछ जगह पे इसराइल और
पैलेस्तीन दोनों का मतलब हुकूमत चलता है। तो आप लोग सोच रहे हैं कि दोनों देश एक साथ कैसे रह सकता है। ठीक है, पहले जो हालत था उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, पहले ये ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर ऐसा एक एम्पायर था जहाँ जो धरती का लगभग ज़्यादातर इलाका, अफ्रीका और बुल्गारिया, ज़्यादातर इलाका जो इन लोगों के अंदर था, इस एम्पायर के अंदर था। ठीक है, ये तोपकापी पैलेस है। यहाँ पर जो बादशाह होते थे, जो राजा होते थे, वो यहाँ पर इस जगह पे रहते थे। ठीक है, तोपकापी। ठीक है, इसका मीनिंग का मीनिंग है कैनन गेट। ठीक है, ये तोपकापी जो है इस्तांबुल तुर्की में है। यहाँ पर ही जो ऑटोमन एम्पायर है, यहाँ पर सिकुड़ गया है। यहाँ पर ही मतलब ऑटोमन एम्पायर का जो आर्किटेक्चर है यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, ये तोपकापी पैलेस याद रखिएगा। और सुलेमान जो है बहुत ही मतलब पहुंचे हुए राजा है, सम्राट थे। और ये जो इनको मैग्निफिसेंट कहा जाता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रेन सुल्तान ऑटोमन एम्पायर। सो ऑटोमन एम्पायर पहले था, पैलेस्टीन में भी ऑटोमन एम्पायर था, और इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। ठीक है, तो ये है ऑटोमन एम्पायर। लगभग 1400 साल इन्होंने मतलब इस एम्पायर ने रूल किया। ठीक है, तो ये पहला मुद्दा है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आया तो तब सिनारियो जो है बदला। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एक है, और ब्रिटेन ने फिर यहाँ पर अधिकार कर लिया पैलेस्तीन। ठीक है, स्टेट ऑफ पैलेस्तीन ने ब्रिटेन ने एक कॉलोनी कर लिया। ब्रिटेन कॉलोनी हो गया पैलेस्तीन में। ठीक है, और पैलेस्तीन जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ब्रिटेन के अधीन हो गया। ठीक है, तो फिर जो पॉपुलेशन था वहाँ पर पैलेस्तीन में ज़्यादातर था अरब का। ठीक है, 97%, और 3% जो था ज्यूज का था। ठीक है, तो फिर एक जो थियोडोर हर्जेल थे, हर्जेल, सो इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक मतलब प्रस्ताव दिया था 1896 को कि जो पैलेस्तीन में है वहाँ पर ज्यूज लोगों के लिए एक अलग स्टेट होना चाहिए। ठीक है, ये इनको द स्पिरिचुअल फादर ऑफ ज्यूस स्टेट कहा जाता है। तो ज्यूस स्टेट का स्पिरिचुअल फादर ये हर्जेल है, थियोडोर हर्जेल। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है। इस जगह पे इस प्रस्ताव को अप्रूवल दिया था फर्स्ट ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन इस बात को मतलब सहायता किया था बहुत ज्यादा कि क्यों। यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्रिटेन ने तब हाथ मिलाया था ज्यूस स्टेट बनाने के लिए। अब सवाल आता है क्यों, वाई, ब्रिटेन क्यों करेगा? तो वाई, इसके लिए सोचना पड़ेगा। जो ज्यूज है ये एक ऐसा मतलब माना जाता है ज्यूज के पास बहुत टैलेंट है, और इन लोगों ने अपना दिमाग लगाया और अपना मतलब दिमाग लगा के एसीटोन इन लोगों ने इन्वेंट किया था। एसीटोन एक की कंपोनेंट है जो स्मोकलेस गन पाउडर बनाने में यूज किया जाता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ठीक है, तो एसीटोन देके इन्होंने इस ज्यूज लोगों ने ब्रिटेन को हेल्प किया था। तो उस माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो टाइमलाइन आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान एसीटोन बहुत ज्यादा हेल्प किया था जीतने के लिए और ब्रिटेन को सक्सेस दिलाने के लिए। ठीक है, तो ये रीजन है ब्रिटेन ने सोचा कि चलो वी आर ग्रेटफुल, तो हम लोग हेल्प करते हैं कि पैलेस्तीन में एक ज्यूस स्टेट होना चाहिए, ज्यूस लोगों के लिए एक होम होना चाहिए। तो हम लोग हेल्प करेंगे, ब्रिटेन भाई साहब लोग हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1917 आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1917 to 1946 लैंड ऑफ पैलेस्टाइन अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। ठीक है, एक ब्रिटिश कंट्रोल में था, एंड इट वाज देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हेल्प एस्टैब्लिश सेपरेट स्टेट फॉर द ज्यूज इन पैलेस्टीन सॉइल। मतलब ये पैलेस्तीन है, पैलेस्तीन के अंदर ही एक ज्यूस स्टेट होगा।
ठीक है। ब्रिटिश फोर्स कॉन्क्वर्ड द पैलेस्टीन, टाइम पीरियड याद रखिएगा, अक्टूबर 31 1970। ठीक है। ऑटोमन तुर्की को हटाया, ऑटोमन एम्पायर को हटाया, इंडियन 1400 साल का जो इनका जो पीरियड था, इनको इस्लामिक रूल था, उसको हटाया, हटो वहां से। ठीक है। और 6% पॉपुलेशन यहाँ पर ज्यूज थे। ठीक है। तो फिर इन लोगों ने एक प्रस्ताव दिया, इसको याद रखिएगा, बेलफोर डिक्लेरेशन। बेलफोर डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश कॉलोनियल कर दिया था और पैलेस्तीन था, और पैलेस्तीन के अंदर एक ज्यूस स्टेट बनाना है। तो बेलफोर डिक्लेरेशन हम लोग देखते हैं कि बेलफोर डिक्लेरेशन को ज्यादातर मुस्लिम लोग इसको ब्लैक डे मानते हैं। इस दिन को 2 नवंबर को याद रखिएगा ब्लैक डे मानते हैं। मतलब अरब कंट्री लोग ब्लैक डे मानते हैं, क्योंकि इस दिन के दौरान बेलफोर जो है, आर्थर बेलफोर, इन्होंने एक चिट्ठी लिखा था, और वो चिट्ठी था मात्र 67 वर्ड का एक चिट्ठी लिखा था लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को। ठीक है। ये थे एक ज्यूज नेता। ठीक है। एक ज्यूज नेता थे, लीडर थे ज्यूज लीडर। तो इनको एक चिट्ठी लिखा था। चिट्ठी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेशनल होम फॉर द ज्यूज पीपल। अगर मैं इसको जूम करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि नेशनल होम फॉर ज्यूज पीपल यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये था ओरिजिनल पीस ऑफ दिस लेटर। ओके। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड, इन्होंने एक लेटर लिखा था, इसको रॉथस्चाइल्ड को एक लेटर लिखा था टू द डियर रॉथस्चाइल्ड। आर्थर बेलफोर्ड ने लिखा था। ठीक है। आर्थर बेलफोर्ड ने चिट्ठी लिखा था, याद रखिएगा, इसको ही बेलफोर्ड डिक्लेरेशन कहते हैं। और यही मतलब सब कुछ का इस प्रॉब्लम का जड़ है। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जड़ असल में इंग्लैंड है। आप देख सकते हैं कि बेलफोर्ड डिक्लेरेशन वाज अ पब्लिक स्टेटमेंट इशू ब्रिटिश गवर्नमेंट 1970 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, announcing the support of establishing national home for Jewish people। Jewish people के लिए एक नेशनल होम चाहिए। अब नेशनल होम क्या होता है? जो एक देश होता है। तो ठीक है, फिलिस्तीन के अंदर हम लोग बना देंगे, मतलब ब्रिटिश लोग ने कहा ज्यूज लोगों को, क्योंकि ज्यूज लोगों ने एसीटोन देके एक जो स्मोकलेस गन पाउडर है उसको इन्वेंट करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के द्वारा ब्रिटेन को हेल्प किया था। और माना जाता है कि यही ब्रिटेन का सक्सेस का एकमात्र पहला एक सीढ़ी, पहला एक स्टेप है। तो ये हम लोग जान चुके हैं। और मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन बस लीग ऑफ नेशन, और इसको लेके एक मतलब वोट हुआ था, और उस वोट में मतलब ज्यूज लोग मान लिए थे, ठीक है, पैलेस्टाइन के अंदर हम लोगों का एक घर होगा, एक नेशन होगा। तो ज्यूज कम्युनिटी इस बात को मान लिए थे। देखिए, आर्थर बेलफोर्ड और चाइल्ड, इन दोनों को याद रखिए, ठीक तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राइसिस, जब ज्यूज यहाँ पर एंसेस्टर ज्यूज लोग मानते कि ज्यूज लोग मानते हैं कि ये जो जगह है पैलेस्टीन जो है, ये हमारे एंसेस्टर का है, एंसेस्टर का घर है, ये मानते हैं। अरब मानते हैं कि ये लैंड हमारा है। अरब लोग मानते हैं कि ये जो लैंड है ये उन लोगों का है। तो इसको लेके ही मेन मुद्दा है। ठीक है। और यूनाइटेड नेशन है, ये मतलब यहाँ पर कुछ नहीं किया, एक रेजोल्यूशन जारी किया 29 नवंबर 1947 यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड प्लान। इस प्लान जो है, इस प्लान में ही मतलब इजराइल जो देश है वो बनके तैयार हुआ। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन जो है यहाँ पर मतलब आया, और मतलब ऐसे जज की तरह आया, और दोनों देश की तरफ समझौता किया कि हाँ भैया चलो पैलेस्तीन में एक ज्यूज स्टेट होगा। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है यूरोप का स्टेट है, और तब के दौरान सारे के सारे जो ज्यूज है
वो यूरोप में रहते थे, इधर उधर मतलब नोमैंटिक लाइफ लीड करते थे। वो लोग मतलब यूरोप से ज़्यादातर एक पैलेस्तीन में आने लगे, तो उन लोगों का जो पॉपुलेशन है बढ़ने लगा। ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा ज्यूज जो है आने लगे इस जगह पे, पैलेस्तीन में, क्योंकि वहाँ पर उन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अत्याचार हो रहा था, और उन लोगों को जगह नहीं मिल रहा था यूरोप में। यूरोप में वो लोग मतलब कोई इधर कोई इधर कोई इधर ऐसे रहते थे, मतलब थोड़ा थोड़ा कबीला बना लिया था। तो उन लोगों के अंदर कोई नेशन नेशन का कोई प्लान नहीं था, नेशन का कोई मतलब चेतना नहीं था, नेशन का कोई कॉन्शसनेस नहीं था। तो उन लोगों को मतलब ये लोग यूरोप से आने लगे यहाँ पर पैलेस्तीन, और यहाँ पर उन लोगों का जो पॉपुलेशन है बढ़ने लगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज्यूस लोग यूरोप से यहाँ पर मतलब फलस्तीन में आने लगे, और उन लोगों के अंदर एक नेशन का जो मतलब कॉन्शियसनेस है, नेशन का कॉन्शियसनेस यहाँ पर बनने लगा। तो अब आता है द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, आप लोग जानते हैं कि हॉलोकास्ट, जो ज्यूस लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था, और यहाँ पर बेलफोर डिक्लेरेशन, द पब्लिक स्टेटमेंट इशूज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1917, याद रखिएगा 1917, बार बार बोल रहा हूँ, बेलफोर डिक्लेरेशन ही जड़ है इस मतलब इस प्रॉब्लम का इशू है। फर्स्ट वेर अनाउंसिंग सपोर्ट एस्टैब्लिशिंग द नेशनल होम फॉर द ज्यूज पीपल। ठीक है, तो पहले इजराइल नहीं था। ठीक है, फलस्तीन था, और फलस्तीन के अंदर इजराइल हुआ, और आज का जो हालत है वो स्विस चीज की तरह है फलस्तीन का। थोड़ा थोड़ा इधर थोड़ा थोड़ा इधर, गाजा स्ट्रिप में थोड़ा थोड़ा है। और अभी जो गाजा स्ट्रिप है, और बेंजामिन नेतन्याहू बोल रहे हैं कि गाजा स्ट्रिप की भी उन्होंने मतलब एक क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एकदम उसको ऑक्युपाई कर लिया है। ठीक है, तो पहले ऑटोमन डायनेस्टी था, उसको उठा के ज्यूस पॉपुलेशन यहाँ पर कुछ कुछ थे। तो उसके बाद ब्रिटेन आया, ब्रिटेन आके ज्यूस पॉपुलेशन यहाँ पर बैठा। तो यूएन पे गया, और यूएन इस बात को सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, और फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के 1943, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब हॉलोकास्ट हुआ था, जहाँ पर 60 लाख मतलब 6 मिलियन पीपल को, ज्यूस को, 6 मिलियन ज्यूस को गैस देके, गैस चैम्बर में, छोटे से घर में गैस चैम्बर में रख के मार दिया गया था। ठीक है, उन लोगों को किल कर दिया गया था, किसके द्वारा, हिटलर के द्वारा। ठीक है, जर्मनी के हिटलर के द्वारा। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, वाई? तो रीजन तो बहुत सारे हैं, अभी भी रिसर्च चल रहा है कि क्या रीजन है। तो एक तो था बहुत ज्यादा हिट करते थे, और एक यहाँ पर देखिए, हिटलर ने एक बुक लिखा था, इस नाम को याद रखिएगा, मेन कैफ, जो इसका मीनिंग है, माई स्ट्रगल है, ये ऑटोबायोग्राफी है। 1925 में 1925 में हिटलर के आने पावर में आने से पहले, हिटलर पावर में आया था 1933 में। ठीक है, हिटलर पावर में आया था 1933 में। उससे पहले एक बुक लिखा था, मेन केव। इस बुक में उन्होंने ज्यूस को मतलब कितना हिट करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं मेन केव, ही हिंटेड as explaining Jews for German political and intellectual and cultural life, but did not say whether he would extreme there. ठीक है, तो एक जो है इस बुक में उन्होंने लिखा था इसके बारे में कि ज्यूस को एक मतलब हेट करते थे, घृणा करते थे। तो ये कुछ बात है जिसके लिए मतलब अभी भी रिसर्च चल रहा है, इसके क्या रीज़न है। तो ज्यूस को भगाना ज़रूरी था। 9 नवंबर 1980 एबोलिशन ऑफ जर्मन मोनार्की। ये मानते थे कि जर्मन जो है, जर्मन का जो किंगडम है वो ये ज्यूस लोगों के लिए एबोलिशन हुआ था 9 नवंबर को। ठीक है, 9 नवंबर 1918 को
ज्यूस लोगों के कारण हुआ था, क्योंकि ज्यूस लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन को हेल्प किया था, ऐसी को मैंने बोला था। तो वन बाय वन हम लोग समझ रहे हैं कि क्या रीज़न है, क्यों ये सब हुआ है, इसकी थोड़ा सा जान रहे हैं। थोड़ा सा डिटेल हो रहा है, लेकिन जानिए, आप लोगों को हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो फिर देखिए, एक टाइम आया, एक जो डेविड बेन गोरियन है, ज्यूस एजेंसी है, ज्यूस एजेंसी के लीडर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है। तो इन्होंने इजराइल ऑफिशियल डिक्लेयर हुआ था, इजराइल नाम का देश, जो 14 मई 1948 को, ठीक है। तो इवन ने यहाँ पर एक रोल अदा किया था, सेपरेट अरब ज्यूस का जो सेपरेट स्टेट होगा एंड अरब स्टेट होगा, दोनों को अलग करने का यूएन का एक प्लान था, हाँ। और जेरूसलम है, जेरूसलम जो है वो यूएन के इंटरनेशनल सिटी होगा और यूएन के अंदर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप लोग, जेरूसलम है ये, मतलब जेरूसलम, यहाँ पर जेरूसलम जो है ये यूएन के अंडर रहेगा, ठीक है। और बाकी इजराइल और जो यहाँ पर फिलिस्तीन है, अरब कंट्रीज हैं, तो वो अलग रहेंगे, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इस जेरूसलम जो है, आप लोग जानते हैं 3 धर्म का जो है एक होली प्लेस है। तो इन लोगों ने यहाँ पर एक इंटरनेशनल सिटी बना दिया, और लड़ो इस बात को लेके, मतलब धर्म प्लेस है, एक रिलीजियन, एक स्टेट, एक सिटी है, तो सारे लोग इसको लेके, मतलब ज्यूज का भी है, इस्लामिक एक अलस्का एक यहाँ पर मस्जिद है, उसको लेके लोग मतलब आपस में लड़ पड़े, ठीक है। डेविड बेन गोरियन, इनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप में इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब 1947 में ब्रिटिश जब पैलेस्टाइन छोड़ के चले जा रहे थे, तब अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इस बात को, तब काम किया कि चलिए पैलेस्तीन में हम जेरूसलम ज्यूज के लिए एक मतलब एक नेशनल होम बना देंगे, लेकिन और जेरूसलम जो है, यहाँ पर जेरूसलम जो है वो नेशनल सिटी रहेगा। अब इसके लिए डेविड बेन गुरियन को, जो एक ज्यूस एजेंसी के हेड थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया इन 14 मई 1948। इस बात को याद रखिएगा, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, ओके। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं हम। तो हम लोग जानते हैं कि जियोस लीडर्स एक्सेप्ट दिस प्रपोजल कि हमारे यहाँ पर पैलेस्टाइन में एक अलग स्टेट होगा। ये जियोस लीडर तो मानेंगे, लेकिन अरब जो है, अरब लीडर्स इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो इसको मतलब ये भी एक लड़ाई का एक पॉइंट है, ठीक है। तो किसने किया था डिवीजन जो है, यूनाइटेड नेशन ने इस डिवीज़न के बारे में भार सौंपा था, दायित्व सौंपा था ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन जब छोड़ के चले जा रहे थे, क्योंकि ये तो पहले ब्रिटिश कॉलोनियन था, ठीक है। तो ये छोड़ के चले जा रहे थे 1947 में। तो तब के दौरान एक डेविड बेन गुरियन थे, डेविड बेन गुरियन जो ज्यूस एजेंसी के हेड है, उनको बोला कि चलिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, और ये जो जेरूसलम है, जेरूसलम यूनाइटेड नेशन के अंडर रहेगा, ठीक है। तो और ये देखिए आप यहाँ पर मैंने जो पहले बोला था कि 1917 से 1939 तक ये जो था, इज़राइल का कोई नामो निशान नहीं था, और 3% से 6% ज्यूज थे, ठीक है। कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, और कुछ जेरूसलम पे। और जेरूसलम जो हम लोग जानते हैं कि 3 धर्मों का एक मतलब एक पवित्र स्थान है, क्रिश्चियंस का, ज्यूज का और मुस्लिम का, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। तो ये एक हगनान जो एक
अ, जो हम जानते कि बांग्लादेश होने के समय मुक्ति योद्धा थे, तो यहाँ पर वैसे ही हगनान एक एक्टिव एक, एक संस्था था, एक एजेंसी था, एक्टिविटी जो था 1920 से 1948 तक था, ठीक है, और इसको डिसबैंड कर दिया गया था मई 28 1948 को, ठीक है। और ये एक मतलब एजेंसी था जो अरब के अगेंस्ट, ये लोग चाहते थे कि पैलेस्टाइन में ज्यूज का एक अलग स्टेट बने, ठीक है। तो ये लोग उसके बारे में लड़ते थे, पहले से लड़ते थे, ठीक है। और 1948 में तो इसराइल बन के आ गया था, तो तब डिसबैंड कर दिया गया था, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक नेशनल स्टेट के लिए बहुत सारे वीर योद्धा ने लड़े थे, तो वैसे ही यहाँ पर, लेकिन पहले तो इसराइल नाम की कोई मतलब कोई स्टेट नहीं था, कोई मतलब राष्ट्र नहीं था, तो ये लोग लड़ते थे। तो इसको डिसबैंड कब कर दिया गया था, नाम याद रखिएगा, हगनान, ठीक है, हगना बोलते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब वायर्स एंड अदर कॉन्फ्लिक्ट्स अगेंस्ट पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच में हम देखेंगे कितने वॉर्स हुए और कितने मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, उसके बारे में जानेंगे। तो एक जो ये 6 मंथ के लिए हुआ था 1948 अरब इसराइल वॉर। सो ये 6 मंथ के लिए हुआ था, ये इसको नकाब कहते हैं, नगबा कहते हैं, सॉरी, नगवा कहते हैं अरब लोग, जो डिज़ास्टर। सो ये है 6 मंथ के लिए, तो ये थोड़ा सा हम लोग जानेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1948 जब इसराइल बना था, इट इज़ ऑल्सो इन इसराइल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसराइल के लिए मिल्क मत हा इत्मज़ाउत, ये हिब्रू में बोला गया है, और अरबिक लोग नकबा बोलते थे, ठीक है। नकबा मतलब इसको बोलते हैं, नकबा मतलब डिज़ास्टर, ठीक है, डिस्ट्रॉय, डिज़ास्टर। द फर्स्ट वॉर ऑफ इसराइल एंड पैलेस्टीन, ये कन्फ्लिक्ट हुआ था 1948 में, ठीक है। और उससे पहले तो हगना बोले नाम के एक एजेंसी था, बोल के एक एजेंसी था, उसको डिसबैंड कर दिया था, मैंने बोला था इसके बारे में। तो एक कॉन्फ्लिक्ट था। अब देखिए कि कितने सारे पैलेस्टाइन रिफ्यूजी जो है वो यहाँ से गलीली से जा रहे हैं अक्टूबर टू नवंबर 1948 के दौरान, ठीक है। और इनको मतलब इजिप्ट में चले जाते हैं, कुछ जॉर्डन में चले जाते हैं, ठीक है। और काफ़ी एक लड़ाई हुआ था, और अरब लीग और इसराइल, ये इनमें लड़ाई हुआ था। काफ़ी सारे देशों को यहाँ पर अरब लीग में जॉर्डन है, और जो ईरान है, ये काफ़ी सारे देशों को इसराइल ने मतलब धूल चटाया था। तो ये वॉर जो है, इसके बाद ही तो हम जानते हैं कि इसराइल का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये है। और फिर देखते हैं कि फिर सॉरी, अब देखिए, अब दूसरा जो क्राइसिस है, दूसरा स्वेज क्राइसिस, ठीक है, ये स्वेज क्राइसिस कहा जाता है। इसे ही सेकेंड अरब इजराइल वॉर कहा जाता है। इसे दूसरी बार जो अरब और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था, इसको कहा जाता है स्वेज कैनल को लेके स्वेज क्राइसिस। तो ये क्या है, ये एक्चुअली स्वेज कैनल जो है, ये वाटर शिपिंग वाटरवे, इसको एक इम्पोर्टेंस ही है इसको। चलिए इसको समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है स्वेज कैनल के विषय में। तो ये थोड़ा सा देख लीजिए कि सेकेंड अरब इसराइल वॉर। तो एक कंपनी है, एक कंपनी जो स्वेज कैनल कंपनी, इस कंपनी को मतलब ब्रिटेन ने और इजिप्ट ने एक कंपनी को दायित्व दिया था। एक्चुअली ब्रिटेन और अमेरिका ने एक
दायित्व दिया था कि एक यहाँ पर उस कंपनी का नाम था स्वेज कैनल कंपनी। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्वेज कैनल है, यहाँ पर स्वेज कैनल है। तो इसको दायित्व दिया था कि इस कैनल को मतलब ठीक करना है, कैनल को डिगिंग करके यहाँ पर कैनल निकालना होगा, ठीक है। तो 10 इयर्स तक ये काम चला, 10 इयर्स तक ये काम चला। तो यहाँ पर उस स्वेज कैनल को खोल दिया गया 1869 को, याद रखिए 1869 को। अब इसमें क्या हुआ, इस कैनल को काफ़ी सारे मतलब देश यूज़ करते थे, यूरोपियन कंट्री यूज़ करते थे बिजनेस पर्पस के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो मेन भूमिका थी इस मतलब इस युद्ध को होने के लिए, एक तो था ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल और इजिप्ट, ठीक है। इसमें ये जो स्वेज कैनल था इसको ब्रिटेन और फ्रांस ज़्यादा यूज़ करता था, ठीक है, इस मतलब बिजनेस पर्पस के लिए। तो अब हुआ क्या, इस कंपनी को 99 ईयर के लिए इसके मतलब देखभाल के लिए दे दिया गया था। लेकिन इसका टर्न ख़त्म होने से पहले इस नाम याद रखिए कि सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट तब के द्वारा तब के टाइम दैट टाइम सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट थे जमाल अब्दुल नसीर हुसैन। इन्होंने क्या किया था कि इसका ये जो स्वेज कैनल है इसको, और ये स्वेज कैनल कंपनी जो कंपनी है, इस कंपनी को नेशनलाइज करने के लिए एक प्रस्ताव दिया था, नेशनलाइज कर लिया था। तो इसको लेके ही प्रॉब्लम खड़ा हो गया था, क्योंकि ये जो कैनल है ये ज़्यादा यूज़ करता था ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। इन लोगों ने इस मुद्दे को मतलब यूएन में उठाया, यूनाइटेड नेशन में उठाया, कि बोला कि देखिए ये जो जगह है, जो कैनल है, इसको मतलब काफ़ी सारे देश यूज़ करते हैं, इसको अकेला मतलब इजिप्ट नेशनलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो क्योंकि इससे ज़्यादा एडवांटेज मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट इसका ब्रिटेन का था और फ्रांस का था, ठीक है, और फ्रांस का था। तो और इसीलिए इज़राइल मतलब अरब इज़राइल इसमें वॉर लग गया, छिड़ गया यहाँ पर, ठीक है। इज़राइल को मतलब इज़राइल को बुलाया गया कि और यहाँ पर इज़राइल को तब के द्वारा तब इस टाइम ब्रिटेन और अमेरिका से सहायता मिला था, फ्रांस से भी सहायता मिला था। लेकिन ज़्यादातर एडवांटेज जो थे, देखिए मिलिट्री अटैक हुआ था ऑन इजिप्ट के ऊपर। ब्रिटेन, फ्रांस और इज़राइल तीन देश मिलके मतलब इजिप्ट के ऊपर अटैक किया था। तो बिगिनिंग हुआ था 29 अक्टूबर 1956। मतलब इतना ही जानना है, और ज़्यादा कुछ यहाँ से जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही कुछ हुआ था, मतलब मेन इंटरेस्ट था ब्रिटेन का यहाँ पर और फ्रांस का, क्योंकि ये कैनल जो है ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर और देखते हैं, आगे चलते हैं। 6 डे वॉर आता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है 6 डे वॉर, क्योंकि यहाँ से मतलब काफ़ी सारी जगह जो है, फ़लस्तीन का जो जगह है वो इज़राइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। तो इसे जून वॉर भी कहा जाता है। और गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला, वेस्ट बैंक और ये सब जगह दखल कर लिया था। इजिप्ट का कुछ जगह, जॉर्डन का, सीरिया का, ये ये सब मिलके इज़राइल के ऊपर टूट पड़े थे। फिर भी इज़राइल बहुत अच्छे से धोया था इन लोगों को, ठीक है। तो 6 डे वॉर कहा जाता है इसको। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से इजिप्शियन जो एयरप्लेन है इसको डिस्ट्रॉय किया गया था 5 जून 1967 में अगेंस्ट। यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से धोया था, अच्छी तरीके से धोया था इज़राइल ने, ठीक है। तो आप लोग
हम लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है इसराइल का बहुत अच्छा एलाई है, अमेरिका, यूएसए। तो अ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजरायली जो अरब का जो टैंक है जा रहा है यहाँ पर, और ये 6 डे वॉर कहा जाता है इसको। और इसके द्वारा ये जो देश है, इजिप्ट और सीरिया और जॉर्डन, ये सारे मिलके मतलब इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया था। ठीक है, तो फिर ये एलाई जो है ये हार गया था, डिफीट कर गया था। और फिर इसराइल जो है काफ़ी सारी जगह जो है इसका ऑक्यूपाई कर लिया था। यहाँ पर देखिए, इसराइल हेल्ड बाय इसराइल आफ्टर 6 डे वॉर। ये 6 डे वॉर के बाद ये इसराइल सिनाई पेनिनसुला ये भी दखल कर लिया था इसमें। गाजा स्ट्रिप के कुछ जगह यहाँ से गाजा स्ट्रिप में ये जगह सारा का सारा ये ऑक्यूपाई कर लिया था इसराइल ने। वेस्ट बैंक भी इसराइल ने दखल कर लिया था। पहले तो इतना था और फिर बढ़ गया, अच्छी तरीके से दिखाया था इन लोगों को। ठीक है, क्योंकि अरब कंट्री के पास देखिए तेल के अलावा कुछ नहीं है, और इसराइल ने अच्छी तरीके से अपना दिमाग लगाया, अपने मतलब टेक्नोलॉजी के को बढ़ाया, और अपना डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी जो है उसको ठीक किया। तो ये कुछ है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। और लेबानन वॉर जो है 1982 में हुआ था, ये देखिए लेबानन वॉर। ठीक है, पैलेस्टाइन लिबरलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO। ठीक है, PLO ये जो बन के आया था 28 मई को 1964। और ये देख सकते हैं कि यासर अराफात उनके लीडर थे। ठीक है, इसराइल इन्वेटेड लेबानन टू डिस्ट्रॉय PLO को डिस्ट्रॉय कर दिया था काफ़ी हद तक। ठीक है, इसराइल इन्वेंशंस, और थोड़ा सा जूम करके हम लोग देखेंगे। देखिए, negotiate settlement allow Arafat and PLO fighters to go Tunisia. Israeli army occupied southern Lebanon का पार्ट जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया था 20 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, आप इस मैप को थोड़ा सा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ था इसमें। और एक के बाद एक जो इसराइल है जीतता जा रहा था, और जो लैंड है वो लैंड पैलेस्टाइन से अपनी तरफ दखल कर लिया था, ऑक्यूपाई करता जा रहा था। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो स्वेज क्राइसिस क्या हुआ था, शिपिंग को लेके एक प्रॉब्लम है, स्वेज कैनल पे प्रॉब्लम है, और इसके बारे में मैंने बोला। 6 डे वॉर, इसके बारे में मैंने बोला। और ये जो 1948 में अरब इजरायली वॉर जो था, ये 6 मंथ के लिए जो वॉर था, ये फर्स्ट वॉर था 6 मंथ के लिए। इसके बारे में मैंने बोला। तो चलिए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं इसके बारे में सारा डिस्कशन। यहाँ पर कुछ डिस्कशन जो है, फ्रांस ने इस जो स्वेज कैनल को जब लेके जो प्रॉब्लम हुआ था, फ्रांस ने तब के टाइम इजराइल को मतलब आर्म से हेल्प किया था, कि आर्म्स और टेक्नोलॉजी से हेल्प किया था। तो तब इस टाइम पे बहुत बड़ा एक युद्ध इजराइल और अरब कंट्री के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये क्या है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी मैंने बोला, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट पैलेस्टाइन इंतिफादा जो है, इजरायली ऑक्यूपेशंस ऑफ गाज़ा। ठीक है,
and the West Bank lead in 1987 पैलेस्टाइन अपराइजिंग। ठीक है, तो ये जो है एक इंतिफादा है, और इंतिफादा मतलब एक चार्किंग, शेकिंग ऑफ। ठीक है, ये भी एक वॉर है, इसको याद रखिए 1987 में। ठीक है, इंतिफादा, शेकिंग ऑफ। और सेकेंड पैलेस्टाइन इंतिफादा जो एक ये भी एक वॉर है 2005 तक। गाजा स्ट्रिप में ट्रूप गया था। इसराइली अनाउंस्ड ए प्लान टू रिमूव ऑल ट्रूप्स एंड ज्यूज सेटलमेंट फ्रॉम गाजा स्ट्रिप। गाजा पट्टी में ये एंड हुआ था 2005 में। ठीक है, सेकेंड लेबानन वॉर, जो यहाँ पर यूएन आके इस नेगोशिएट किया था इस वॉर में 2006। ओके, इन 2006 और 2006। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके बारे में यहाँ पर क्या हुआ था लेबानन वॉर में। ये जो मेनली हजीबुल्ला है, हजीबुल्ला एक ऑर्गेनाइजेशन है हजीबुल्ला, और हजीबुल्ला जो है इसको मतलब इनडायरेक्टली हेल्प करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करता है ईरान। और हजीबुल्ला का मतलब है पार्टी ऑफ अल्लाह। ठीक है, इसके बीच और इजरायली डिफेंस फोर्स के बीच हुआ था, आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स, इसके बीच में हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मतलब यूएन आके मतलब इसको लड़ाई को नेगोशिएट किया था। ठीक है, और कुछ मंथ तक ये प्रॉब्लम चला था, टेंशन चला था। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जुलाई वॉर, इसको जुलाई वॉर भी कहा जाता है। इसराइल एज सेकेंड लेबानन वॉर। ठीक है, 34 डेज मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, 1 मंथ और कुछ 4 डे। ठीक है, ये मेनली एक प्रॉब्लम है। हिजबुल्ला एक बोल सकते हैं कि आतंकवादी संस्था है और इसको ईरान से हेल्प मिलता है। ठीक है, इजरायली और प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, ईरान और इजरायली प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब पीछे से ईरानी यहाँ पर लड़ाई कर रहा था। और यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन इतना कुछ हम जानेंगे नहीं, एग्जामिनेशन पर्पज़ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमास हुआ। ठीक है, अभी हमास कौन है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गाजा स्ट्रिप है, आप देख सकते हैं गाजा स्ट्रिप है, और इस गाजा स्ट्रिप से ही मैक्सिमम हमला होता है, यहाँ से नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेसन करते हैं और एकदम शांति से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट करते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। गाजा स्ट्रिप से रॉकेट छोड़ते हैं, और ये हम जो रॉकेट है कासिम रॉकेट यहाँ से गाजा स्ट्रिप से छोड़ा जाता है, और यहाँ पर रॉकेट छोड़ा जाता है, इसराइल के ऊपर अटैक किया जाता है गाजा स्ट्रिप से। सो प्रॉब्लम यहाँ पर है एक एजेंसी, उसको हमास बोलते हैं, हमास। ठीक है, हमास। तो ये क्या हुआ था, ये देख सकते हैं कि 2006, 2008, 2012 और 2014 सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था यहाँ पर। Gaza is a militant and political organization currently powered in Gaza Strip, यहाँ पर ही सीमित है। ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर टनल खोदते हैं। टनल, एक टनल जो है, इस टनल को खोदने के लिए ये लोग मतलब बच्चों को यूज़ करते हैं, जिस बच्चों का मतलब कोई नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर टनल है, इस टनल को खोदने के लिए ये लोग मतलब इतना ख़राब काम करते हैं कि बच्चों को यूज़ करते हैं। जो बच्चे जिनका कोई भी नहीं है गाजा स्ट्रिप में, उन बच्चों को यूज़ करते हैं। अभी न्यूज़ में आया था 160 बच्चे जो है यहाँ पर मतलब मारे गए हैं शायद बॉम्बिंग में, जो इजरायली बॉम्बिंग में। तो ये बच्चे ये लोग यूज़ करते हैं, इस टनल को यूज़ करते हैं। और जब भी इजराइल अटैक होता है तो ये मतलब ये आतंकवादी संस्था आप बोल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे देशों ने इसको टेररिस्ट ग्रुप नहीं बोला है, काफ़ी सारे देशों ने इसको मान लिया कि टेररिस्ट ग्रुप है। तो
ऐसा खराब काम करते हैं कि यहाँ पर छुप जाते हैं, इस टनल में छुप जाते हैं। बिल्कुल एक मुझे नहीं लगता कि ये ठीक काम है, ठीक है। तो एकदम चाइल्ड लेबर करवाते हैं इससे यहाँ पर। और ज़्यादातर इस इन लोगों को मतलब जो सहायता मिलता है, जो हेल्प मिलता है, ईरान से मिलता है, ईरान से और इजिप्ट से। इजिप्ट में यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब छोटे छोटे हॉस्पिटल्स में इन लोगों का ट्रीटमेंट भी होता है। मतलब वैसे तो हमास भी नहीं, यहाँ पर जो इनोसेंट पीपल भी है उनका भी ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। तो ऐसा है। तो पैलेस्टाइन अथॉरिटी हमास इन्होंने बोला था कि हमास जो फाउंडेड हुआ था वो ईरान में हुआ था। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, इसको देख के पता चलता है कि हमास को जो हेल्प करता है वो ईरान ही करता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि हु सप्लाई हमास रॉकेट्स, वो रॉकेट्स कौन सप्लाई करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इज़राइल है, बहुत ही छोटा एक देश है। तो ये हमारा भारत है। और यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है। तो यहाँ पर अगर गाजा स्ट्रिप में जो लोग रहते हैं तो उनके लिए एक ऑप्शन बन जाता है कि मेडिटेरियन सी में जाके छुप जाओ, नहीं तो यहाँ पर कूद जाओ, नहीं तो यहाँ पर से भाग जाओ। यहाँ से तो कोई हेल्प नहीं मिलेगा, तो पूरा सी है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से मतलब ईरान से हेल्प मिलता है इन लोगों को, ईरान से मतलब घूम के आता है, ईरान से हेल्प मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ से, सॉरी। तो ये ईरान से इन लोगों को यहाँ से थोड़ा सा गाजा स्ट्रिप में ईरान से इन लोगों को हेल्प मिलता है, क्योंकि ईरान इन लोगों को हेल्प हमास का जो जन्म हुआ था वो ईरान में ही हुआ था, ऐसा माना जाता है, ठीक है, स्टेटमेंट के द्वारा। तो ये इतना तो हम लोग जान लिए। तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल शेख ज़रा, इसको लेके भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। यहाँ पर कुछ पैलेस्टाइन लोग रहते थे। तो यहाँ पर इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पैलेस्टाइन लोगों को हटाओ और यहाँ से ये सारा एक घर जो बस्ती है, यहाँ पर कुछ घर रहते थे यहाँ पर, 3 लोगों को हटाओ। देखिए, along running dispute over the Sheikh Zara, considered the micro homes and Israeli-Palestine dispute over the since 1948। तो इसके बाद Jews to file claims over the land and West Bank and East Jerusalem, which they have owned period of 1948 के पहले की खरीदा था। देखिए यहाँ पर देखिए एक ज्यूज जो है वो परचेस कर रहा है क्या अरब लैंड ओनर से, और इन्होंने अरब जो लोग थे, ये लोग बहुत पैसे दे के ज्यूज लोगों को मतलब सेल किया था इस लैंड को, ठीक है। तो वैसे तो लीगल पेपर भी है इन लोगों के पास, ठीक है। तो लीगल पेपर दिखा के सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि इसको ये सब फालतू की जगह है हटाओ, खाली करो। तो इसको लेके भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है यहाँ पर। देखिए सेफ से ज़रा, तो ये कुछ है सिख ज़रा। तो आगे चलते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और एक दूसरा बात है ये है जेरूसलम। तो हम लोगों ने पहले तो देखा लैंड को लेके प्रॉब्लम हुआ था, जहाँ पर इज़राइल नाम का कोई स्टेट नहीं था, इज़राइल बन के खड़ा हुआ 1948 में, ठीक है। फिर लैंड को लेके प्रॉब्लम है। फिर दूसरा भी जो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा वो भी लैंड को लेके है, शेख ज़रा, ठीक है। शेख ज़रा जो है, शेख ज़रा जो पहले हम लोगों ने देखा है, शेख ज़रा जो है ये भी लैंड को लेके प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। फिर हम लोग देखें कि रिलीजियन को लेके ये जो प्रॉब्लम है रिलीजियन को लेके, ठीक है। क्योंकि ये जेरूसलम जो है, जेरूसलम मैंने
पहले ही बोला था कि जेरूसलम जो है, यूएन ने बोला था कि ये इंटरनेशनल सिटी होगा और ये अंडर रहेगा, अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा कि यूएन के अंडर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि जेरूसलम जो कि है ज्यूइश का है और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो है, ये तीन धर्मों का एक पवित्र जगह है, ठीक है, एक होली प्लेस है। तो सवाल आता है कि ये जो प्रॉब्लम है, अब पैलेस्टाइन लोग बोलते हैं कि ये जगह हमारा है, इजरायली लोग बोलते हैं कि नहीं, ये मतलब अथॉरिटी क्लेम करता है कि ये जेरूसलम जो है कैपिटल, हमारा कैपिटल है, ठीक है। तो इसको लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। तो दूसरा हम लोगों ने जाना कि किस किस जगह पे पॉइंट आउट कर दिया, हम लोगों ने किस किस जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। एक दोनों तो देखा हम लोगों ने, लैंड को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और ये जो है लैंड को लेके बड़ा प्रॉब्लम है। एक के बाद एक इसराइल जो है लैंड को ऑक्यूपाई करता जा रहा है। तो पहले इसराइली जो पॉपुलेशन था वो 6% था, ठीक है, और बाद में हम लोगों ने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप से लोग फ़लस्तीन में आते रहते हैं, ज्यूज़ लोग, और वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और ऑक्यूपाई। तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हिस्ट्री देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार जो हुआ है, जो प्रॉब्लम हुआ है, वो हुआ है ज्यूज़ लोगों के ऊपर, क्योंकि उनको गैस चेंबर में डाल के हम लोगों ने देखा कि हॉलोकास्ट 60 लाख पीपल, मतलब 6 मिलियन पीपल को मतलब मार डाला हिटलर ने। तो ये भी एक इशू है। तो दोनों के बीच में कुछ टेंशन है, जो हिस्ट्री बोलता है कि टेंशन दोनों के बीच में है, एक के बाद एक लॉजिक दोनों के पास है, ठीक है। और दूसरी बात है एक हमास जो रॉकेट फेंकता है इसराइल के ऊपर। दूसरी बात है ये देखिए, अल अस्का मॉस्को, जो एक ये मॉस्को है, जो ये मस्जिद, जो मुस्लिम लोग मानते हैं कि ये बहुत ही मतलब ये थर्ड एक होलीस्ट प्लेस है जेरूसलम में, जो मुस्लिम के लिए है, मक्का मदीना के बाद ये थर्ड है। इसको लेके भी एक लैंड प्रॉब्लम है, जो हमारे यहाँ पर बाबरी मस्जिद को लेके जो जैसा लैंड प्रॉब्लम है, वही वैसा ही प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप एक काफ़ी सारे देख सकते हैं कि ये देखिए, इसका और इसका मतलब सिमिलर, देखने में सिमिलर है, जो बाबरी मस्जिद और ये जो अल इसका मस्जिद है, और देखने में सिमिलर है। लोकेटेड ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम इज द थर्ड होलीएस्ट साइट इन इस्लाम, ओके। तो इस्लाम जो मानते हैं कि यहाँ पर मतलब इस्लाम मानता है कि यहाँ पर उड़ के आए थे, मतलब उनके मसीहा उड़ के आए थे, प्रोफेट मोहम्मद उड़ के आए थे यहाँ पर, देखिए हेवनली हॉर्स में उड़ के आए थे फ्रॉम मक्का, वन नाइट, एक नाइट में उड़ के आए थे। फ्रॉम वेयर ही ट्रेवल, यहाँ से वो स्वर्ग की तरफ, हेवन की तरफ यात्रा शुरू किया था उन्होंने। तो ये इस्लाम के लिए बहुत ही सेक्रेट प्लेस है, और ज्यूज़ के लिए एक किंगडम है सोलेमन का, सोलेमन का किंगडम है। तो इसको जो फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड एक टेम्पल हुआ था, तो साइट ऑन दिस ऑफ दिस मॉस्को, which was later destroyed by the Babylonian invasions। तो बेबीलियन जब इन्वेशन हुआ था, तो तब ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो ये ज्यूज़ लोग भी मानते हैं कि ये एक होली प्लेस है। तो सेम टू सेम प्रॉब्लम है बाबरी मस्जिद की, हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सेम टू सेम है, जो मुझे नहीं लगता मतलब आगे चल के मतलब इसका कोई सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो हम लोगों ने देखा एक प्रॉब्लम लैंड को लेके, दूसरा प्रॉब्लम रिलीजन को लेके, दो प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा। और कुछ देखा कि यहूदी लोग जो है, ज्यूज़ लोग जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, और उन लोगों को मतलब हेल्प करने वाला तो एक ब्रिटेन है, और स्ट्रॉन्ग अलाइन ज्यूज़ का जो स्ट्रॉन्ग अलाई है, और वो है अमेरिका, यूएसए। यूएसए मतलब अनकंडीशनली इसराइल को हेल्प करता आया हुआ है,
इन इन तीत में करताया हुआ है और फ्यूचर में भी शायद ये दोस्ती उन लोगों का चलेगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा अब देखते हैं कि इसराइल, ये जो आप सॉरी आप देख रहे हैं कि ये जो कासिम, इसको कासिम रॉकेट कहा जाता है, इसराइल कैसे प्रोटेक्शन कैसे करता है, इसराइल प्रोटेक्शन फ्रॉम कासिम रॉकेट, इसको कासिम रॉकेट कहा जाता है। बहुत ही चीप रॉकेट है, ये आप देख सकते हैं कैसे मतलब डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसराइल इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग इटसेल्फ फ्रॉम हमास रॉकेट। हमास जो रॉकेट छोड़ता है, बहुत ज़्यादा रॉकेट छोड़ता है, एक बार में 1200-1300 रॉकेट छोड़ देता है हमास, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि एकदम ज़मीन में बैठा के रॉकेट मतलब छोड़ा जाता है, इसका कोई टारगेट फिक्स नहीं होता, नो टारगेट, ठीक है। तो इसका नो टारगेट होता है, इसका नो टारगेट, कोई टारगेट नहीं है, जहाँ पर फेंको जिसको लगा लगा, जिसको नहीं लगा नहीं लगा। तो 90% ऑफ जो रॉकेट होता है, रॉकेट अटैक होता है, इसराइल वो मतलब सेव कर लेता है इसको, मतलब एंटी मिसाइल सिस्टम है इसराइल का। अब सवाल आता है वो एंटी मिसाइल जो सिस्टम है वो क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। तो 90% बॉम्बिंग जो आपने सुना होगा कि 1200, 1300, 1800 जो है एकदम में मतलब रॉकेट फेंका गया, एक दो आदमी मतलब उसका मतलब डेथ हुआ। तो ये भी तो ठीक नहीं है, हमास के द्वारा ये रॉकेट फेंकना एकदम ही ठीक नहीं है। तो इसके अगेंस्ट में इसराइल जो अटैक कर रहा है तो वो भी ठीक है, जो भी प्रोटेस्ट करना है शांति से करो, ये सब ठीक नहीं है। और देखते कि आयरन डोम जो है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और इसको आयरन डोम क्यों कहा जाता है इसको भी हम लोग समझेंगे। तो आयरन डोम जो है इसको इन सर्विस लाया गया था 2011 में, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि आयरन डोम सिस्टम एक कासिम रॉकेट कहा जाता है। कासिम रॉकेट जो है इजाजुद्दीन अल कासिम जो ब्रिगेड है, इसके नाम के अनुसार इसको कासिम रॉकेट बोला जाता है। हालांकि ये रॉकेट उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है, 3-4 लाख में रॉकेट मिलता है। तो ये रॉकेट भी मतलब ईरान हेल्प करता है इस हमास ग्रुप को, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला जो हमास ग्रुप जो है वो ईरान में पैदा हुआ था, इसका बॉर्न एंड बॉटअप ईरान में ही हुआ है। और वो जो है ईरान से गाजा स्ट्रिप से, ये देखिए गाजा स्ट्रिप से ज़्यादातर ये रॉकेट फेंकते हैं। दिवाली की तरह देखने में लग रहा है, लेकिन तेल अवीव के तरह तेल अवीव अवीव के ऊपर भी ये रॉकेट हमला होता है, ठीक है। तो हम लोग अब समझेंगे कि आयरन डोम सिस्टम क्या है, और आयरन डोम, पहले तो आयरन डोम क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई आयरन सील नहीं है। देखिए यहाँ पर डोम का शेप है, यहाँ पर डोम का शेप है, इस शेप से, इस आकार से लगता है कि आयरन के सील्ड की तरह है। देखिए आयरन डोम सील्ड यहाँ पर, ठीक है, आयरन डोम सील्ड। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रैडर है, और अगर यहाँ पर से एनिमी रॉकेट यहाँ से फायर्ड होता है, देखिए एनिमी रॉकेट यहाँ से फायर्ड हुआ, और यहाँ से एक रॉकेट जो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यहाँ पर जाता है और इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि ये रैडर में पकड़ लेता है। रैडर कंट्रोल सिस्टम है, इम्पैक्ट पॉइंट रैडर सिस्टम, और बहुत सारे रैडर लगे हुए होते हैं। और रैडर ये जो है, इस रैडर कहीं एक जगह फिक्स नहीं होता, ये मोबालाइज्ड होता है, और इसको मतलब इधर से उधर जा सकता है, ठीक है। ये हमास ग्रुप का फेंका हुआ जो रॉकेट है, ये रॉकेट डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी सवाल आता है कि कैसे करता है। काफ़ी लोग मानते हैं कि ये रॉकेट आया, और रॉकेट डिस्ट्रॉय करने के लिए रॉकेट आया, सामना सामनी ये जो है डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये रॉकेट है और ये डिस्ट्रॉय करने के लिए आता है, इस बीच में से फट जाता है, ठीक है, बीच में से फट के इस डिस्ट्रॉय एनिमी का जो रॉकेट है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसा है, इसके लिए इसको आयरन डोम जैसा सेफ है, तो आयरन डोम कहा जाता है इसको। मिसाइल डिस्ट्रॉइंग इट, मिसाइल डिस्ट्रॉइंग नया रॉकेट। सो ये सिस्टम है, थोड़ा सा हम लोगों को जानना पड़ेगा एग्जामिनेशन पर्पज से, ठीक है। अब थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे, बिल्कुल वीडियो को मतलब एंड तक देखिएगा, और आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्शन सिस्टम। हम लोगों ने जाना कि कौन यहाँ पर थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं
हम लोगों ने जाना कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस क्या है। कॉस क्या है, कॉस को सी से डिनोट करेंगे हम लोग। कॉस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस है लैंड। लैंड को लेके प्रॉब्लम है। इसराइल नाम का कोई देश नहीं था, फ़लस्तीन था। और इस ज्यूस एक अलग जो है एक धर्म है। और ज्यूस जो जाति था पहले यूरोप में और फ़लस्तीन में कुछ कुछ जगह में यहाँ पर मतलब बिखरे पड़े हुए थे, उनका कोई नेशनल होम नहीं था। बेल्फोर डिक्लेरेशन से हम लोगों को पता चलता है, उसके पहले भी हम लोगों को पता चलता है कि एक बेल्फोर डिक्लेरेशन में 67 वर्ड्स का एक लेटर दिया था बेल्फोर्ड एक ब्रिटिश एमपी ने और रॉथचाइल्ड को। और उसके बाद एक मतलब इंग्लैंड ने बहुत हेल्प किया ज्यूस को। क्यों हेल्प किया, और एसीटोन क्योंकि ज्यूस लोगों ने एसीटोन का इन्वेंट करके फर्स्ट वर्ल्ड में हेल्प किया था ब्रिटेन को। किसको, ब्रिटेन को। क्यों हेल्प किया था, और इसके बाद क्या क्या हुआ था, ब्रिटेन फर्स्ट माना जाता है कि ब्रिटेन इसके द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनका जीत हुआ था। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि हॉलोकास्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम हॉलोकास्ट हुआ था, ये हम लोगों ने पढ़ा इस वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉज तो देखा लैंड के लिए, दूसरी कॉज देखा हम लोगों ने रिलीजियन के लिए, जेरूसलम। ठीक है, अलास्का मस्जिद, अलास्का टेम्पल और जेरूसलम का जो दखल है वो कौन लेगा, इसको लेके। और जेरूसलम जो है अभी नेशनल इंटरनेशनल सिटी घोषित कर दिया गया था यूएन के द्वारा। और यूएन अभी तक इस बात को मतलब ठीक ठाक डिसाइड नहीं कर पाया। ठीक है, ये सब है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये इंडिया का पोजीशन है, ये इंडिया है और इज़राइल है यहाँ पर। और इज़राइल बहुत ही छोटा एक देश है। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है इज़राइल के साथ इंडिया का रिलेशन। अब ये रिलेशन, ठीक है, अब रिलेशन कैसा रहेगा। और हमारे यहाँ पर ये देखिए पाकिस्तान है। ठीक है, और ये पाकिस्तान और इज़राइल ये दोनों देश ही जो है धर्म के ऊपर बेस करके, ये पाकिस्तान जो हो गया इस्लामिक स्टेट, ये हो गया ज्यूस स्टेट। ठीक है, अब ये दोनों देश ही पाकिस्तान और इज़राइल दोनों देश ही धर्म के ऊपर बेस करके इन दोनों देश का बॉर्न हुआ था, मतलब जन्म हुआ था। अब जो इंडिया है, इंडिया सेकुलर कंट्री है। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते कि पहले जब 1947 या 48 था, तब 48 में इसका जन्म हुआ था 1948 में। तब अ, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा रिलेशन को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। काफ़ी सारे देश जो है इन इज़राइल को एक देश नहीं मानता, जैसे कि ये हो गया सऊदी अरब। ठीक है, पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने पासपोर्ट में लिखता भी है, मैं आगे चल के दिखाऊंगा कौन कौन से देश मतलब नहीं मानता, ये नहीं मानता कि इज़राइल एक देश है, कंट्री है। लिख भी दिया है कि इज़राइल का जो पासपोर्ट है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे थोड़ा सा ये इज़राइल देखते हैं। इज़राइल का मैप है, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है, यहाँ से ही बॉम्बिंग होता है। हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, अभी गाजा स्ट्रिप से बॉम्बिंग होता है। ठीक है, तेल अवीव में थोड़ा सा बॉम्बिंग होता है इज़राइल। तो सॉरी, तो आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा पॉइंट देखिए, इज़राइल का जीडीपी जो है वो बहुत अच्छा है। इज़राइल का जो अभी का जो 2019 का जो पॉपुलेशन है ये 74.2% ज्यूज़ है। और अरब जो है ये बहुत ही कम हो गया है। तो पहले अरब 97% था, हम लोगों ने देखा पहले की द्वारा 1948 से पहले। ठीक है, और ज्यूज़ था 6%। तो अभी जो है ये अरब था, ये ज्यूज़ था। और अभी जो है देखिए ज्यूज़ बढ़ गया है और 20% अरब लोग रह गए हैं। और इसे भी 20% को भी खदेड़ के
मतलब भगाया जा रहा है, सॉरी। तो इन ये जो छोटा देश है, जो छोटा सा देश है इसराइल, इसका जो जीडीपी अब आप लोग देखेंगे तो मतलब तंग रह दंग रह जाएंगे कि ये जीडीपी इतना अच्छा कैसे। भारत को भी मतलब इसराइल से कुछ सीखना होगा। हाँ, तो आगे चल के डिस्कशन करते हैं क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है। ठीक है, ये देखिए, हम लोगों ने बोला कि हमास ग्रुप के बारे में, ये जो ग्रुप है इसको लेके बहुत बड़ा टेंशन है। अभी जो है हमास ग्रुप का हालत बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इन लोगों के पास है भी कुछ नहीं है, और रॉकेट है, कासिम रॉकेट है। तो कासिम रॉकेट ये लोग फेंकते हैं वो इसराइल के ऊपर, और इसराइल एक रॉकेट से इन लोगों का अभी जो है करंट न्यूज़ जो है वो तबाह कर दिया। तो ये फाउंडेड हुआ था 10 दिसंबर 1987 को, ठीक है। और जो इलेक्शन में जीत गया है यहाँ पर हमास जो है, देखिए जनवरी 2016 में 2006 में, सॉरी 2006 में पैलेस्टाइन पार्लियामेंट में एक इलेक्शन हुआ था, और उसमें हमास जो है जीत गया था मेजोरिटी इन पैलेस्टाइन। और पीएलओ जो है, पीएलओ वहाँ पर डिफीट हो गया था। तो पीएलओ को भगा दिया वहाँ से। और ये हमास जो है अभी मतलब इसको हमास को कहा जाता है कि प्रोटेक्शन ग्रुप, पैलेस्टाइन प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दो इशू है, अगर हमास नहीं रहेगा तो जो रूस का जो मेन लॉजिक है, क्यों रूस इस हमास को मतलब नहीं मानता कि ये एक उग्रवादी संस्था है, एक टेररिस्ट एजेंसी है। क्योंकि अगर हमास नहीं रहेगा तो एक तो मतलब पैलेस्टाइन गया, क्योंकि ये हमास के पास ही रॉकेट रहता है। पैलेस्टाइन के जो वेस्ट बैंक है वहाँ पर वो लोग कोई रॉकेट वॉकेट नहीं यूज़ करते। और इजरायली मिलिटेंट ने ये भी बोल दिया कि पैलेस्टाइन के पास कोई भी रॉकेट कोई भी कुछ नहीं रख सकता, अगर रखेगा तो उसको स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। तो यही रखता है, मतलब ये ग्रुप ही रखता है। तो इसको इसलिए बोला जाता है कि पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट ग्रुप, ठीक है। देखिए, इजरायली अग्रेशन के लिए या फेलियर ऑफ वेस्टर्न कंट्री रिजॉल्व द पैलेस्टाइन इशू जो है ये यूएन तो सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों ने मतलब हथियार उठा लिया। और अभी इन लोगों ने हथियार जब उठा लिया तब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रहा है कि अभी पैलेस्टाइन के लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों को अगर इनके हाथ में दे दिया जाए अगर कंट्री, तो ये कंट्री बाहर लेके आएंगे, भाग लेके आएंगे, क्योंकि ये लोग मतलब भरोसा करते हैं अरब कंट्री के ऊपर। और अरब कंट्री के साथ तेल के अलावा कुछ नहीं है, खाली ऑयल है और नेचुरल गैस है, और कुछ नहीं है। गैस देंगे और ऑयल देंगे और कुछ नहीं देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमास को जो है रॉकेट फेंकना ये ठीक बात नहीं है, बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग एक प्रोटेस्ट है। अब देखते हैं कि जब 1947 और 48 में जब इसराइल बन के आया था, उससे पहले ज्यूज़ एक जाति है और ज्यूज़ का एक अलग सत्ता होना चाहिए, ये लोग तो मानते थे, नेहरू और गांधी जी मानते थे। लेकिन लड़ाई करके मार के लेके आएंगे, मतलब डर के लेके आएंगे पाकिस्तान और लड़ के लेके आएंगे इसराइल, इस बात को गांधी जी और नेहरू जी दोनों ही नहीं मानते कि लड़ाई झगड़े में मतलब कुछ रखा नहीं है। और लड़ाई करके लेके आना चाहिए इसराइल, और लड़ाई करके लेके आना चाहिए पाकिस्तान। इन दोनों ये दोनों बात ये लोग नहीं मानते थे। फिर प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिलेशन, जब डेविड बेन गुएरिंग जो फर्स्ट पीएम है, मिनिस्टर है इसराइल के, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 1962 जो इंडिया चाइना जो वॉर हुआ था, जिस वॉर में जिस युद्ध में हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन दोनों को खोया था, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को आफ्टर दैट चाइना ने वापस कर दिया था इस डिस्प्यूट के द्वारा।
एक डिस्प्यूट हुआ था। और यहाँ पर देखिए अक्साई चीन हमारे मतलब हमसे छूट गया था। ए और पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया ये जगह, ठीक है, ये जो जगह है पाकिस्तान, इस जगह को फुल्ली ऑक्यूपाई कर लिया। अब प्रॉब्लम आता है इसके टाइम के बाद हम लोगों को लगा अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश ये चाइना ने दखल कर लिया था, चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मतलब बाद में दे दिया था, चाइना ने बाद में इसको दे दिया था। और लेकिन अक्साई चीन ये जो है चाइना के अंडर है और ये जो है पाकिस्तान के अंडर है। अभी ये इशू जो है यूएन के अंडर है इशू, तो ये इशू यूएन के अंडर चल रहा है कि ये इंडिया को दिया जाए या नहीं। तो प्रॉब्लम एक क्रिएट होता है कि इज़राइल जो है पैलेस्टाइन का जो ज़मीन हड़प रहा है, तो अगर सपोर्ट कर दिया मतलब इंडिया ने सपोर्ट कर दिया तो ये दोनों प्लेस को लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यूएन तब बोलेगा कि ये जो प्लेस है ये भी वैलिड है। अब क्योंकि पैलेस्टाइन का जो लैंड है इज़राइल ने हड़प लिया, तो आप बोल रहे हो कि वो सही है, तो ये बात भी सही है। तो इसी लॉजिक पे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो स्ट्रांगली इंडिया सपोर्ट नहीं कर सकता इसराइल और पैलेस्टाइन इसराइल को, ठीक है। और एक बात है कि देखिए अरब कंट्री के पास तेल है और नेचुरल गैस है, और इंडिया को तेल और नेचुरल गैस दोनों की ज़रूरत है, ठीक है। विदाउट ऑयल तो गाड़ी नहीं चलेगा, और जो मशीनरी है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1962 इंडिया चाइना जो प्रॉब्लम हुआ था, इजरायली प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुएरिन को हमारे नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखा था, और सॉरी बेन ने एक चिट्ठी लिखा था नेहरू को, और एक्सप्रेसिंग किया था कि फुल्ली सिंपैथी है आप लोगों के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग है, और इंडिया को बेन गुएरिन जो है इंडिया को हेल्प करेगा वेपन और फोर्सेस देके। तो कभी भी इज़राइल जो है इंडिया को अनकंडीशनली हेल्प करता है, मतलब एकदम हिस्ट्री से भी एकदम ओल्ड इतिहास अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो इतिहास भी बताता है कि अनकंडीशनली इज़राइल जो है इंडिया को हेल्प करता आया हुआ है। और इसका रीज़न ये है कि इज़राइल को अगर मान्यता दिया जाए, तो अगर इज़राइल को बहुत सारे फ्रेंड को मिला के मिल के रहना चाहिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं यहाँ पर, और हम लोग देखते हैं कि सीक्रेट रिलेशनशिप भी है हमारे रॉ और मोसाद के बीच, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते कि नेहरू गवर्नमेंट एट द टाइम जो अरब वुड मेंटेन ए मुस्लिम वोट बैंक के लिए अरब दुनिया के जो मैंने पहले भी बोला था, अरब दुनिया के पास क्या है, ऑयल है, अरब लोगों के पास ऑयल है, ठीक है, इस और नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस। अब इंडिया को इस ऑयल का और नेचुरल गैस का ज़रूरत है इंडिया को, तो इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट नहीं कर सकता, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं कर सकता इजराइल को, ठीक है। तो अब देखा गया कि ये पब्लिक नहीं होता, लेकिन अंडर बहुत सारा अच्छा रिलेशनशिप है, अंडर कवर बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस पे एक केस फाइल हुआ था 2003 को, जो नोन दैट 88/89 जो इज़राइल स्पाई एजेंसी है मोसाद को इंडिया के रॉ ने तब हेल्प किया था, ठीक है। और इज़राइल ऑल्सो हेल्प इन 1971 के वॉर के टाइम इंडिया को बहुत हेल्प किया था। तो हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टली रिलेट्स यहाँ पर इंडिया लिखते हैं और ये इज़राइल,
और इसराइल और इंडिया के बीच में जो रिलेशन, वो ऊपर से देख के लगता है कि ये उतना ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन क्योंकि कहीं कहीं पर अभी तो इंडिया खुल के सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इसराइल को। लेकिन अगर हिस्ट्री देखा जाए तो इंडिया और इसराइल के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अंडर कवर रिलेशनशिप यहाँ पर मोसाद और डॉ के बीच में भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा इस बात को देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इंडिया और इसराइल के बीच। ठीक है, अब फुल्ली डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए क्या चाहता है, क्या ज़रूरत है? एक एम्बेसडर की ज़रूरत है। दोनों देश में एक एम्बेसडर होता है, क्योंकि अगर आपका पासपोर्ट का कोई प्रॉब्लम है, अगर पासपोर्ट खो जाए, कुछ हो जाए, आप बाहर के देश में हो, अगर आप कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए विदेश में, तो आप कहाँ जाओगे? आप एम्बेसी में जाओगे, आपके देश के एम्बेसी में जाओगे। अगर आपको अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप इंडियन एम्बेसी के पास जाओगे। ठीक है, तो इस दोनों देश में अगर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हो तो क्या चाहिए? एक एम्बेसडर चाहिए, एक एम्बेसी का ऑफिस चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बेसडर चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले मतलब इंडिया ने अपोज किया था कि यहाँ पर मतलब एम्बेसी नहीं खोलने देगा। लेकिन बाद में मुंबई में एक कॉन्सुलेट इसराइल का खोलने दिया था इंडिया ने। उसके बारे में आगे मतलब आएंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यूएसएसआर, मतलब ये रशिया है, पहले यूएसएसआर था, ये रशिया टूट गया था। तो उस टाइम पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। अमेरिका मतलब सोच लिया था कि हम ही मतलब गॉड है, गॉड फादर है। तो इस टाइम पे मतलब नरसिम्हा राव के ज़माने पे, पीवी नरसिम्हा राव के ज़माने पे तब इसराइल के पास, मतलब इसराइल के साथ इंडिया ने सोचा कि इसराइल के साथ अच्छा रिलेशनशिप करना चाहिए, यही परफेक्ट टाइम है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम जब इसराइल, सॉरी, जब रशिया टूट गया था, तब इस टाइम जब रशिया टूट गया था तब अमेरिका सोच रहा था कि सारा दुनिया पे हुकूमत ये लोग ही करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव सोचने लगे तो सोवियत जो है टूट गया है, लेकिन ज़्यादातर आर्म्स जो है हमारा, जो ज़्यादातर आर्म्स तब जो आता था ये रशिया से आता था। ठीक है, तो अभी उस जो आर्म्स है उसका स्पेयर पार्ट्स कहाँ से मिलेगा, और आर्म्स कहाँ से मिलेगा, टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगा? तब के टाइम इसराइल ने हेल्प किया था। इसराइल बोला था कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आपको आर्म्स देंगे। ठीक है, हम लोग आपको हेल्प करेंगे और स्पेयर पार्ट्स भी आप लोगों को मिलेगा। तो यही टाइम है, तो नरसिम्हा राव ने सोचा था कि इन लोगों के साथ दोस्ती बनाया जाए। ठीक है, तो इतना तक तो आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेम टू सेम प्रॉब्लम के बारे में मैंने बोला कि आफ्टर 92 अभी जो सोवियत टूट गया है, तो तब इंडिया वरीड था कि अभी वेपन्स जो है उसका स्पेयर पार्ट्स जो है रिपेयरिंग कैसे होगा, टेक्नोलॉजी कौन हेल्प करेगा। ठीक है, ये देखिए टेक्नोलॉजी कौन हेल्प करेगा। इकोनॉमी डाउन टाइम चल रहा था, डाउन टर्न चल रहा था, इन्फ्लेमेशन चल रहा था 1901 के समय। तो तब उतना पैसा भी नहीं था कि आर्म्स खरीद सके इंडिया। उतना इंडिया के पास पैसा भी नहीं था, और रशिया जो है इंडिया को चीपेस्ट प्राइस में आर्म्स देता था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था मतलब इसराइल ने, सॉरी आते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था इसराइल ने। इसराइल ने बोला था ठीक है, हम लोग चीपर प्राइस में आर्म्स देंगे भाई, हम लोग चीपर प्राइस में हम लोग आप लोगों को आर्म्स देंगे, हम लोगों को मतलब सप्लाई करेंगे। क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारा टेंशन था, एक तो चाइना का टेंशन था, एक तो पाकिस्तान का टेंशन था। ठीक है, तो हम लोगों को आर्म्स भी चाहिए था। दूसरी बात है कि
प्राइस, टेक्नोलॉजी, ये सब चाहिए था, और चीपर प्राइस में रशिया से मिलता था, लेकिन रशिया तो टूट गया था, तो अब रिपेयरिंग पार्ट्स, रिपेयरिंग कहाँ से मिले? तो उस टाइम इसराइल ने हेल्प किया था। दूसरी पॉइंट है, एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट गिव एट ए स्लो एंड रेडिकल पीस वे पे चल रहा था 1991 में, जबकि द्वारा हमारे हाथ में उतना मनी भी नहीं था, पैसा भी नहीं था उतना, तो तब के द्वारा, तब के टाइम इसराइल ने हेल्प किया था। तो एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंडिया। तो इसराइल ने जो, इसराइल डेजर्ट एरिया है, इसराइल ने जो है सोना उगाया था, मतलब गोल्ड, मतलब सोना उगाया था अपनी ज़मीन में, वहाँ पर डेजर्ट में भी उन्होंने मतलब खेती बाड़ी किया है, और बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। उसका विज़न ये है कि इंडिया नीडेड द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, उस एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को इंडिया को चाहिए था, और इसराइल ने बहुत ही कम प्राइस में उस एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के साथ शेयर किया। ठीक है। और एक क्या टेक्नोलॉजी है, ड्रोन मैपिंग सिस्टम। ड्रोन जो है खाली मतलब आर्मी और मिलिटेंट्स के लिए ही नहीं लगता, ये बहुत अच्छा काम भी इससे किया जा सकता है, और इस बात को बहुत अच्छे से दिखाया इसराइल ने। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन है, ड्रोन से ये मैपिंग किया जा सकता है कि कहाँ पर कितना पानी ज़रूरत है, कहाँ पर कितना बीज की ज़रूरत है, कहाँ पर कौन सा प्रॉब्लम है। ये राजस्थान में, इस डेजर्ट एरिया है, हम लोग जानते हैं कि उस राजस्थान में ऐसे ही टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ, ड्रोन मैपिंग टेक्नोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर किया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा एक बायलैटरल रिलेशनशिप है जो इसराइल के साथ हम लोगों का बना। इसराइल अभी भी हम लोगों का फ्रेंड है, लेकिन बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों का पीओके और जो अक्साई चाइना, वो दोनों ही हम लोगों से खो गया है, ऊपर जो है हम लोगों से दोनों ही खो गया है। तो उस जगह को हम लोगों को लाना है, और अगर इसराइल को सपोर्ट कर दिया तो ये ने बोलेगा ठीक है, आप लोग का जो है ए भी सही है और ए भी सही है, मतलब अक्साई चाइना और पीओके, मतलब पाकिस्तान का जो पार्ट है, इंडिया का जो पार्ट है पाकिस्तान ने ले लिया है, वो भी ठीक है। तो इस जगह पे इंडिया मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसीलिए इंडिया थोड़ा सा मतलब डिलेमा में है, अब करे तो करे क्या करे, क्वेश्चन मार्क। तो आगे चलते हैं, और एक है कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूरोप से और अमेरिका से हम लोग लेके आ सकते हैं, लेकिन ये लोग देते नहीं है। एक चीज़ है, डिफ़िकल्ट टू गेट फ्रॉम दिस कंट्री, यूरोप एंड अमेरिका, ये देते नहीं है इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को। ठीक है। लेकिन इसराइल ने हम लोगों को ये देके मतलब बहुत सारा हेल्प किया, इसराइल हेल्प किया इस जगह पे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में कौन कौन से कंट्री है, इंडिया भी है यहाँ पर, तो देखिए इंडिया भी है। तो अगर हम लोगों ने सपोर्ट कर दिया खुल्लम खुल्ला इसराइल को, तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ सकता है। इवन में जो मुद्दा, हम लोगों का जो मुद्दा अटका पड़ा हुआ है, उसको लेके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अंदर ही अंदर, तो अंडर कवर हम लोग हेल्प कर रहे हैं, मतलब इसराइल को, इसराइल के साथ ही है। तो अभी यूनाइटेड नेशन जो है उस प्रॉब्लम जो है यहाँ पर अटका पड़ा हुआ है। मैंने पहले ही बताया, जो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री, जो 1947 में बन के आया था पाकिस्तान, और इसराइल 1948 में। तो ये दोनों कंट्री को वैसे तो दोस्त होना चाहिए, इस दोनों कंट्री को, क्योंकि ये दोनों कंट्री जो है रिलीजन के बेस में, तो ज्यूस कंट्री है, रिलीजन के बेस पे तैयार हुए थे, बॉन्ड हुआ था इन दोनों का। और ये इंडिया है सेकुलर कंट्री, तो अब दोनों को मतलब दोस्त होना चाहिए, लेकिन नहीं, इन दोनों में कोई भी दोस्ती नहीं है, क्योंकि अरब स्टेट का, अरब कंट्री को लेके, क्योंकि पाकिस्तान
स्ट्रांगली अपोज करता है इसराइल को, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक 4 पेज का लेटर लिखा था जवाहरलाल नेहरू को 13 जून 1947 को सपोर्ट करने के लिए कि ज्यूस स्टेट बने। लेकिन नेहरू जी ने बोला था कुड नॉट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट ऑफ आइंस्टाइन। आइंस्टाइन का रिक्वेस्ट जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं माना था कि वोट अगेंस्ट द पार्टीशंस ऑफ पैलेस्टाइन प्लान 1947, ठीक है। तो यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर सपोर्ट किया था कि इसराइल क्रिएशंस ऑफ इसराइल को, ठीक है। हिंदू महासभा लीडर इन्होंने सपोर्ट किया था। थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में हम लोगों को एक काम में आएगा, ठीक है। और इसके बाद 1997 में इजार वेजमैन बिकम द फर्स्ट इजरायली प्रेसिडेंट विजिट इंडिया आए थे। ये फर्स्ट इजरायली प्रेसिडेंट थे जो इंडिया आए थे, ठीक है। जैसे कि 2017 में इंडिया से पीएम नरेंद्र मोदी जो है फर्स्ट इजराइल गए थे, वैसे ही इजराइल से फर्स्ट इंडिया आए थे इजर वेजमैन। नाम याद रखिएगा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मे बी। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 6 डे का जो वॉर हुआ था, 6 दिन का युद्ध जो हुआ था, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा था इंडिया और इजराइल के बीच में। रीज़न मैंने बोल ही दिया कि अरब कंट्री के पास तेल है और नेचुरल गैस है जो इंडिया को चाहिए था। और इस नेचुरल ऑयल और नेचुरल गैस इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद अरब कंट्री के साथ ये दोस्ती बनाए रखना बहुत ज़रूरी था नेहरू के पास। और दूसरा था मुस्लिम वोट, ठीक है। मुस्लिम वोट को भी लेना था जो ज़रूरी था इंडिया नेहरू जी के लिए, मतलब टिके रहने के लिए। तो क्योंकि उस टाइम एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए था, एक परमानेंट लीडर चाहिए था जो मतलब देश को संभाले, ठीक है। तो यही रीज़न है। खाली तो ये अरब कंट्रियों के पास ऑयल है और कुछ नहीं है, मतलब उतना तो टैलेंट इनके पास उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आते हैं इज़राइल और अमेरिका के रिलेशनशिप। अब इज़राइल और अमेरिका के बीच बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, हम लोग देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। और आगे भी पढ़ा हुआ है कि सुएज कैनल को लेके क्या क्या हुआ था। वाई डिड इज़राइल नीड टू साइड विथ अमेरिका का ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि देखिए पीएलओ जो है वो सपोर्ट नहीं करता था इज़राइल को, ठीक है। अब जब बिगिनिंग डे था उस टाइम तो इज़राइल के पास उतना कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं था, कुछ आर्म्स नहीं था उस टाइम। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर और देखिए इंडिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, अमेरिका और रशिया जो है तब भाई भाई नहीं थे, ठीक है। अभी जो है इज़राइल को रशिया का साथ छोड़ना पड़ा और अमेरिका का हाथ पकड़ना पड़ा, क्योंकि अमेरिका जो है बिकम ए गॉडफादर, और ठीक है। तो और यही था फर्स्ट, यूनाइटेड स्टेट ही फर्स्ट कंट्री था जो इज़राइल को मान्यता दिया था कि एक कंट्री है, ठीक है, इज़राइल एक कंट्री है। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया था। फर्स्ट कंट्री यही था अमेरिका, मतलब यूएसए फर्स्ट कंट्री था जो इज़राइल को मान लिया था कि एक कंट्री है, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। तो इसीलिए ये सब का रीज़न था कि इज़राइल को अमेरिका का हाथ पकड़ना ज़रूरी था। यहाँ पर एक लेटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेटर देख सकते हैं, दिस गवर्नमेंट हैज़ बोल के दैट ज्यूस्ट
बोल के एक बहुत ही छोटा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप लोगों को दिखेगा शायद, एक ज्यूस स्टेट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो अमेरिका ने मान लिया था कि इज़राइल एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। तो और उस टाइम पे मतलब डायरेक्टली तो इज़राइल को हेल्प नहीं कर सकता था, लेकिन एक तरीके से हेल्प करता था, एक है टेक्नोलॉजी देके, आर्म्स देके, ठीक है, ताकि इज़राइल जो है अरब कंट्री के साथ और जो फिलीपींस सॉरी पैलेस्टाइन के साथ मतलब लड़ाई करके अपना एग्जिस्टेंस रखे। तो इंटरनेशनल यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से देश जो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिया है इज़राइल को। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ये मैं दे दूंगा इसका लिंक, ठीक है। कंट्रीज रिकॉग्नाइज इज़राइल, जो ग्रीन सिग्नल है रिकॉग्नाइज कर दिया इज़राइल का कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आते हैं, थोड़ा सा ये डिटेल में होता जा रहा है। अफगानिस्तान ने एकदम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ये एक स्टेट है, बिल्कुल रिकॉग्निशन नहीं दिया। और इसके बाद आते हैं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ने भी वैसा किया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिलेशन से इन अक्टूबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ईरान वोट अगेंस्ट यूएन पार्टीशन प्लान, पार्टीशन प्लान को ईरान नहीं मानता था। हम लोगों ने देखा कि हमास ग्रुप जो है, हमास इसका जन्म भी ईरान में हुआ है, ठीक है। इराक डज नॉट एक्सेप्ट इज़राइल पासपोर्ट, पासपोर्ट ही एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान डज नॉट एक्सेप्ट इजरायली पासपोर्ट एंड पाकिस्तानी पासपोर्ट आर नॉट वैलिड फॉर ट्रैवल इजराइल, लिख दिया कि इजराइल नहीं जा सकते, ठीक है। लीव करते हैं यहाँ से हम लोगों ने देख लिया कि इंटरनेशनल कंट्रीज कौन कौन से कंट्री है उसको इजराइल को रिकॉग्निशन दिया कि इजराइल एक कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के साथ एक आर्म्स रिलेशनशिप जिसके बारे में मैंने बोला, ये आर्म्स रिलेशनशिप अब क्यों है, नहीं तो अरब कंट्री मिलके इजराइल को मार डालेगा। अगर इजराइल ने आर्म्स छोड़ दिया, इजराइल ने अगर गोलाबारी छोड़ दिया, तो अरब कंट्री मिलके मार देंगे अरब वाले, ठीक है। तो इसीलिए इनको अपना स्टैंड पॉइंट तो रखना ही ज़रूरी है, ठीक है। जो मैंने बोला फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पैसा दे के हेल्प किया। फर्स्ट ऑफ ऑल 1948 में जब इसराइल हुआ था, अमेरिका ने फर्स्ट ऑफ ऑल मनी, टेक्नोलॉजी एंड एडवाइस एंड इंट्रोडक्शन सब कुछ दे के मतलब इसराइल को हेल्प किया। अब ज्यूज लॉबी है, अमेरिका के पास एक ज्यूज लॉबी है, जिस लॉबी को अमेरिका यूएन में लगाता है, ठीक है। वाशिंगटन आर्म्स रिलेशनशिप, जिसके बारे में मैंने बोला, अगर उन्होंने अदरवाइज अगर ज्यूज स्टेट ने आर्म्स अगर छोड़ दिया, तो ज्यूज स्टेट विल बी इन डेंजर, क्योंकि अरब लोग उन लोग को मार डालेंगे। तो अब मतलब एक कार्टून देख के लगता है कि ऑगी का ये बड़ा भैया है मतलब यूएसए, और ये ऑगी मतलब इजराइल, ठीक है, मतलब याद रखने के लिए। अब इंडियन स्टैंड पॉइंट टूवर्ड्स इजराइल, इसको थोड़ा सा मतलब देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने मैंने बोला कि नेहरू ने फर्स्ट ऑफ ऑल उतना ज़्यादा इजराइल को उतना ज़्यादा मतलब मान्यता नहीं दिया था, लेकिन उसका एक रीज़न था। एक तो था मुस्लिम वोट बैंक, नेहरू के पास मुस्लिम वोट बैंक चाहिए था उस टाइम। एक लीडर चाहिए था, लॉन्ग टर्म लीडर, जिसके लिए मतलब मुस्लिम वोट बैंक
होना नहीं चाहते थे। अच्छा, ये बात थोड़ा सा मैंने बोला कि इज़राइल वाज नॉट अलाउड टू ओपन एन एम्बेसी इन दिल्ली। दिल्ली में एक ओपन एम्बेसी ओपन करने के लिए नहीं दिया था, लेकिन बाद में कॉन्सुलेट ओपन करने दिया था मुंबई में। अब क्यों? दूसरी बात है कि ये क्यों करेंगे। पॉइंट पॉइंट नंबर एक है कि केरला से बहुत लोग हैं, इंडियंस बहुत, मतलब सऊदी अरब में जाते हैं, अरब में जाते हैं काम करने के लिए। और उस टाइम अगर इज़राइल के साथ इंडिया का रिलेशनशिप अच्छा करना होता, अगर ओपनली अच्छा करना होता, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता। यहाँ पर जो लोग हैं उन लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। लेकिन बाद में नेहरू ने ये रिकॉग्नाइज किया कि इज़राइल हैविंग सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो एक डी फैक्टो रिकॉग्निशंस नेहरू जी ने दिया था। डी फैक्टो रिकॉग्निशंस मतलब यहाँ पर मुंबई में, मतलब आप लोग कॉन्सुलेट खोल लो, ठीक है। तो ये एक तरीके से डी फैक्टो रिकॉग्निशन हो गया। तो एक कुछ कारण से रिलेशनशिप बनाए रखना ज़रूरत है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। हर एक कंट्री और एक दूसरी कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है। ये अब जो है नेशनलिज्म का कोई उतना वैल्यू नहीं है। सारे वर्ल्ड को लेके हम लोगों को सोचना चाहिए, दुनिया के लिए सोचना चाहिए, सबको लेके मतलब हम लोगों को चलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्रॉब्लम आता है अगर हम लोग खुद के बारे में सोचेंगे, तो एक प्रॉब्लम आ सकता है कि मनी को लेके, एक इंटरनेशनल ट्रेड को लेके, एक जियो पॉलिटिकल लोकेशन को लेके हम लोगों को कोई हेल्प नहीं करेगा, प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसीलिए शांति से रहना बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म लीडर के लिए, ठीक है। पीसफुल लीडर बहुत ही ज़रूरी है अब के टाइम, क्योंकि बहुत सारे कंट्री है जिनके पास बहुत हेवी परमाणु जो एटम बम है, तो भी मतलब बहुत जान माल नुकसान कर सकता है। तो इसीलिए बहुत शांति से रहना ज़रूरी है। अब इज़राइल और इंडिया के बीच में बहुत सारे मऊ बहुत सारे हुए हैं, मेमोरेंडम, जहाँ पर एक बार नरेंद्र मोदी ने एक यहाँ पर भाषण में कहा था कि इंडिया का टैलेंट और इज़राइल का टेक्नो, ITI, ओके। सो टी मतलब टैलेंट और टेक्नो, ओके। तो इंडिया टैलेंट एंड इज़राइल टेक्नोलॉजी, 2I मीन्स इज़राइल इंडिया एंड इज़राइल आई, ओके। यहाँ का आई और यहाँ का आई, और दोनों का टी मतलब इंडिया का टैलेंट और इज़राइल का टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिला के मतलब सोचना चाहिए। और यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा, 2017 जुलाई नरेंद्र मोदी बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इज़राइल, ठीक है। आगे चलते हैं। कुछ मेमोरेंडम के बारे में हम लोगों ने बोला कि 9 मोव्स जो है वो सैंक्शन हुआ है, कोलैबोरेटली काम करेंगे इंडिया और इज़राइल के जो टेक्नीशियंस हैं। तो वो कौन कौन से थे? एग्रीकल्चर में है, जो मैंने बोला कि ड्रोन के बारे में, एग्रीकल्चर में है, टेक्नोलॉजी के बारे में है, ठीक है। बायलैटरल रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसके बाद मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप है इंडिया और इज़राइल के बीच। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा, क्योंकि ये फ्लैशबैक जाना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा कि पैलेस्टाइन जो है ब्रिटिश कॉलोनियन था। वहाँ पर इज़राइल नाम का कोई देश नहीं था। बाद में 1948 इज़राइल निकल के बाहर आया फ़लस्तीन से, मतलब फ़लस्तीन के बीच इज़राइल निकल के बाहर आया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग आगे पीछे करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 2014 में सारा का सारा, ये देखिए सारा का सारा
अंडर कंट्रोल ऑफ इज़राइल, सारा का सारा इज़राइल है। पैलेस्टाइन तो गया काम से, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप में थोड़ा थोड़ा है और थोड़ा थोड़ा है यहाँ पर। और हम लोगों ने देखा कि इस जो करंट मैप है पैलेस्टाइन का, तो पैलेस्टाइन का करंट मैप जो है वो एक चीज़ के स्विस चीज़ के ऊपर रिजेंबल किया जाता है, तुलना किया जाता है। तो ये देखिए 1878 में था, सारा का सारा पैलेस्टाइन था। फिर इज़राइल 46 में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर इज़राइल 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 यहाँ पर इज़राइल। और फिर 1947 ठीक है, ये बन के आया इज़राइल। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा, कुछ जानकारी मिला होगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन स्टे ट्यून, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं आज के लिए। लेकिन जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इस मैप को और फ़लस्तीन में ज्यूज़ पॉपुलेशन को, जहाँ से पॉपुलेशन होता है 1917 से लेके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1939। ठीक है, क्या स्टैंड पॉइंट था 46। कुछ लोग ज्यूज़ थे यहाँ पर, काफ़ी सारे पॉपुलेशन ज्यूज़ का बन गया। ठीक है, 1947 से 1949। ठीक है, यहाँ पर 67 का वॉर हुआ था और काफ़ी सारी जगह हड़प लिया था इज़राइल ने। ठीक है, 1993 तक जाने से पहले सब देखेंगे हम लोग। फिर देखिए कि हम लोग समझ ही जाएंगे। और 2014 तक क्या हालत है, कोई फ़लस्तीन का कोई नाम ही नहीं है, फ़लस्तीन का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।